नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। चलिए मिलकर समझते हैं उस कहानी को जो पत्थरों पर लिखी इबारतों से शुरू हुई और विशाल साम्राज्यों तक जा पहुंची। ये प्राचीन भारत की वो कहानी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। ये सवाल वाकई में एक पहेली जैसा है ना? सोच कर देखिए, जब कोई आई विटनेस ही नहीं है तो हजारों साल पुराने अतीत का सच कैसे पता चलेगा? यहीं पर इतिहासकार, आप कह सकते हैं, एक जासूस बन जाते हैं जो बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी बुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो आखिर ये सुराग हैं क्या? देखिए, इतिहासकार सिर्फ पुरानी किताबों के भरोसे नहीं बैठते। नहीं, उनका असली खजाना तो कहीं और छुपा है। जमीन के नीचे दबे मिट्टी के बर्तन, पुराने सिक्के और हाँ, पत्थरों पर खुदे हुए संदेश। ये सिर्फ पत्थर पर लिखे शब्द नहीं हैं, इनको आप अतीत की भूली हुई आवाजें समझिए। सोचकर तो देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों की वजह से हम आज हजारों साल बाद सीधे सीधे उस राजा के आदेश पढ़ सकते हैं जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए लिखवाए थे। कमाल है ना? और सिक्के, अरे ये तो महज सिक्के नहीं हैं, ये तो छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स हैं। एक छोटा सा सिक्का बता सकता है कि कोई राज्य कितना अमीर था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी। मतलब हर सिक्का अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। तो असल में बात यह है कि कोई भी एक सुराग आपको पूरी कहानी नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। इतिहास की पूरी तस्वीर तभी साफ होती है जब इन सारे टुकड़ों को, मिट्टी के बर्तनों से लेकर विदेश से आए यात्रियों के लिखे हुए खातों तक, सबको एक साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सुरागों ने भारत की पहली महान सभ्यता के बारे में हमें क्या बताया है। और अब हमारी कहानी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली है। अब हम भारत की पहली महान शहरी संस्कृति में कदम रख रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति जो रहस्यमयी भी है और अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। 4600 साल। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब यहां एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। और ये कोई कुछ गांवों का झुंड नहीं था। नहीं, ये था सुनियोजित शहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। ये वाकई में कमाल का था। उनकी जो ड्रेनेज व्यवस्था थी ना, वो तो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सोचिए, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम, और ये सब एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी सोच थी। और यहीं पर हम हड़प्पा के सबसे बड़े रहस्य पर पहुंचते हैं। देखिए, हम ये तो जानते कि वो लोग रहते कैसे थे, उनके शहर कितने एडवांस थे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सोचते क्या थे, उनके भगवान कौन थे, उनके कानून क्या थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लिपि है वो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और जब तक ये पहेली सुलझ नहीं जाती, उनकी पूरी दुनिया हमारे लिए एक तरह से खामोश है। तो हड़प्पा के शानदार शहरों के पतन के बाद भारतीय समाज ने एक बहुत गहरा बदलाव देखा। अब कहानी एक नए युग में दाखिल होती है। एक ऐसा दौर जहां समाज, संस्कृति और सोच विचार सब में एक नई क्रांति आई। और इसी दौर को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यहाँ समाज में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। आप ऐसे समझिए, पहले का समाज काफी हद तक घुमंतू था, कबीलों में बटा था, जहां ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग खेतीबाड़ी करके एक जगह बसने लगे, सब कुछ बदलने लगा। समाज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, वर्ण व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमा लीं, और जो राजन यानी राजा था, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। ये सचमुच में एक पूरी तरह से नई दुनिया का जन्म था। और अब हमारी कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वो दौर जब बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य एक हुए और भारत के पहले सच्चे साम्राज्य की शक्ल ली। जी हां, ये था मौर्यों का युग। और ये सिर्फ किसी एक राजा की जीत नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही आपसी लड़ाइयों का अंत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन बिखरे हुए राज्यों को एक करके एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जैसा इस उपमहाद्वीप ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक साम्राज्य को बनाने और उसे चलाने की हमेशा एक कीमत होती है। और चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक के दौर में ये कीमत चुकाई गई कलिंग के युद्ध के मैदान पर। एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। कलिंग युद्ध में जो विनाश हुआ, उसने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया।
उन्होंने युद्ध के नगाड़े, जिसे भेरी घोष कहते हैं, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनाया शांति और नेकी का रास्ता, जिसे धम्म घोष कहा गया। शायद ये इतिहास में किसी शासक के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है। अब अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, इसे आप एक मॉरल कोड समझिए, जिसमें सहिष्णुता, अहिंसा और बड़ों का सम्मान जैसी बातें थी। और इसे फैलाने के लिए उन्होंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पत्थर और स्याही का किया। अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर। तो जब समाज में इतनी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल चल रही थी, तो इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा। इसी दौर ने एक दार्शनिक और धार्मिक क्रांति को भी जन्म दिया। लोग अब जिंदगी और समाज के बारे में नए तरीकों से सोचने लगे थे। तो सवाल उठता है कि ये नए धर्म आखिर उभरे क्यों? दरअसल ये उस समय के जो जटिल समाज था और जो महंगे महंगे यज्ञ होते थे, ये उसके खिलाफ एक तरह का रिएक्शन था। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने लोगों को आध्यात्मिकता का एक ज्यादा सरल और नैतिक रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला था। यही बौद्ध धर्म का सार है, मतलब जीवन के दुखों को समझना और फिर उन्हें खत्म करने का एक साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाना। और ये एक ऐसा दर्शन था जिसने उस समय लाखों लोगों को अपने